हाय दोस्तों, वेलकम टू स्टडी कैम्प। आज हम पढ़ने वाले हैं कलिजन थ्योरी के बारे में। देखिए, कलिजन थ्योरी में आपको पिछले वीडियो में थोड़ा बताया था और उसका दो ही पॉइंट दिखे थे। आज पूरा इलेबोरेटली देखेंगे कॉलिजन थ्योरी क्या है और ये कैसे रिएक्शन का रेट को डिटरमाइन करने में हमको मदद करता है। और ये जो कलिजन थ्योरी है ये पूरा वर्ल्डेस्ट थ्योरी है और इसका एक एक पॉइंट हम देखेंगे, पूरा डिटेल पे देखेंगे। और चलिए देखते हैं ये कॉलिजन थ्योरी का जो फर्स्ट पॉइंट वो क्या कहता है। मैं आपको पहले भी बताया था ये वाला पॉइंट। फॉर केमिकल रिएक्शन टू अकर देयर मस्ट बी ए कॉलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन होने के लिए जो रिएक्शन है उसका मॉलिक्यूल्स के अंदर कॉलिजन होना बहुत जरूरी है। बिना कोलिजन के रिएक्शन हो नहीं सकता। और उसके सेकंड पॉइंट में मैं आपको बताया था कि अगर कोलिजन हो रहा है तो क्या सब कोलिजन रिएक्शन में कंट्रीब्यूट करेगा या कुछ कोलिजन करेगा। मैं आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था सब कोलिजन जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा रिएक्शन में, मतलब वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा। तो यहां पर मैं वही पॉइंट लिखा हूं, मोस्ट ऑफ द कोलिजन्स टेकिंग प्लेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इनइफेक्टिव। मतलब बहुत जितना कोलिजन हो रहा है इसमें बहुत ज्यादा कोलिजन्स है वो इनइफेक्टिव कोलिजन्स है, मतलब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट हमने लिखे इसके तो कुछ बेसिस होना चाहिए, कोई एक्सपेरिमेंट में प्रूव होना चाहिए। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने देखे क्या करते हैं। देखिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से आपको पता है अगर नंबर ऑफ बाइमोलिकुलर कोलिजन्स, मतलब कोलिजन थ्योरी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आप पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े मैं भी मेरा अगले जो वीडियो आएगा मैं उसमें भी बताऊंगा कि कोलिजन थ्योरी में एक पॉइंट है, मतलब नंबर ऑफ कोलिजन को आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक बायोमोलिकुलर रिएक्शन के लिए आप नंबर ऑफ कोलिजन कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका वैल्यू को हम जेड लेते हैं, नंबर ऑफ कोलिजन्स को जेड ए बी, मतलब ए और बी और दोनों मॉलिक्यूल से ये बायोमोलिकुलर मतलब दो मॉलिक्यूल्स में पार्टिसिपेट करते हैं और ए बी दोनों मॉलिक्यूल हैं। तो उसका वैल्यू कितना होगा, एन ए मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए, एन बी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बी इनटू डी एवरेज, मतलब ये जो दोनों का डेंसिटी का एवरेज आपको लेना है, क्योंकि ये दोनों मॉलिक्यूल एक साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका डेंसिटी का एवरेज का स्क्वायर आपको लेना है। और 8 पाई के टी डिवाइडेड बाई म्यू, ये जो म्यू है ना इसको समझ लीजिए थोड़ा। ये म्यू को बोलते हैं रिड्यूस्ड मास। इसको क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड मास। और इसका वैल्यू कितना होगा, एम ए इंटू एम बी, सॉरी मैं ए बी लिख दिया हूं, एम ए इंटू एम बी मतलब मास ऑफ ए इंटू मास ऑफ बी डिवाइडेड बाई मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी। और इसको अगर हम पुटअप करेंगे, इस वाला जो इक्वेशन को हम पुटअप करेंगे एक जनरल रिएक्शन लेके, मतलब जनरल रिएक्शन नहीं, एक रिएक्शन है हाइड्रोजन और I2 के अंदर। मतलब ये जो रिएक्शन है अगर H2 के साथ I2 रिएक्शन करता है आपको क्या देता है, वो 2HI देता है। इसी रिएक्शन में पुटअप करेंगे और टेम्परेचर आपको डिफाइंड है 700 केल्विन और 118 में करेंगे तो आपको कितना कोलिजन्स मिलता है। टोटल जो नंबर कोलिजन्स कैलकुलेशन होगा वो होगा 10⁻29 कोलिजन्स कैलकुलेशन होगा। और 10⁻29 अगर 29 कोलिजन्स हो रहा है तो इसी से हम टाइम भी पता कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो रिएक्शन को कंप्लीट होने में करीब 10⁻10 सेकेंड लगता है। मगर हम प्रैक्टिकली जो देख रहे हैं वो रिएक्शन 10⁻10 सेकेंड में कंप्लीट नहीं हो रहा है, उससे ज्यादा टाइम लग रहा है। तो इसी से हम पता कर सकते हैं कि जितना कोलिजन्स हो रहा है, मतलब जो 10⁻29 कोलिजन्स हो रहा है इसमें H2 और I2 में, वो टोटल सब रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, मतलब सब रिएक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। देखिए अभी उसका थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, देखिए थर्ड पॉइंट क्या कहता है, आपने सेकंड पॉइंट में मैं आपको बोला कि जितना मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं
सब इफेक्टिव कोलिजन नहीं है, उसमें बहुत सारा इनइफेक्टिव कोलिजन्स है, मगर मतलब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो कौन सा कोलिजन्स को हम इफेक्टिव कोलिजन्स बोल सकते हैं? देखिए, इफेक्टिव कोलिजन्स उसी को बोला जा सकता है कि जिस कोलिजन का मतलब एनर्जी किससे ज्यादा होगा, एक थ्रेशोल्ड एनर्जी है। मैं आपको पिछले क्लास में भी बताया हूं कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है। वो जो थ्रेशोल्ड एनर्जी उससे इक्वल होगा और उससे ज्यादा एक्सीड करेगा। वही बात मैं यहां पर लिखा हूं, इन ए रिएक्शन टू अकर द एनर्जी ऑफ द कोलिजन मस्ट इक्वल और एक्सीड द थ्रेशोल्ड एनर्जी। मेरे बात समझ रहे हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है, तो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट में कैलकुलेशन करेंगे कि जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है कितना अमाउंट ऑफ जो थ्रेशोल्ड एनर्जी को डालकर अभी हम देखेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रेशोल्ड एनर्जी पोजेस करते हैं, और उसी बेसिस पे रिएक्शन का रेट को देखेंगे कि ये मैच करता है कि नहीं। तो मैं यहां पर उसका फॉर्मूला लिख रहा हूं, द नंबर ऑफ डायनामिक मॉलिक्यूलर कोलिजन्स बिटवीन ए एंड बी वी कैन राइट। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये आया है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से, उसी पे पुट कर देंगे। और इसमें और एक थ्रेशोल्ड एनर्जी के लिए एक टर्म यहां पर हम ऐड करेंगे, जो इनका जो काइनेटिक एनर्जी है e टू द पावर माइनस ई डिवाइडेड बाई आर टी, ये टर्म को थोड़ा ऐड करेंगे। और ये वाला जो इक्वेशन लिखा हूं और पहला वाला जो इक्वेशन लिखा था पिछले, उसमें एक ही डिफरेंस है, इसमें इफेक्टिव कोलिजन्स को कैलकुलेशन किया गया है, उसमें टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स को कैलकुलेशन किया गया है। ये ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि एक्चुअली ये क्या है, ये क्या है। तो ये जो है ये इफेक्टिव कोलिजन्स को कैलकुलेशन करता है, वो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स को कैलकुलेशन करता है। मेरे बात समझ रहे हैं? और इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे ये हो जाएगा जेड डैश ए बी, उसके लिए हम जेड लिखे थे, इसके लिए जेड डैश लिखेंगे। जेड डैश ए बी इक्वल टू एन ए एन बी, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं व्हाट इज एन ए एंड व्हाट इज एन बी। और डी एवरेज टू द पावर 2 एम ए प्लस एम बी। ये एम ए एम बी कहां से आ गया? मैं आपको पहले बताया था, रिड्यूस्ड मास जो था, रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला था म्यू इक्वल टू, मैं यहां पर लिखता हूं, म्यू इक्वल टू एम ए इंटू एम बी डिवाइडेड बाई एम ए प्लस एम बी। अगर ये नीचे था तो यहां पर अगर डाल दिए, ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया, और 8 पाई आर टी टू द पावर हाफ ई टू द पावर ई डिवाइडेड बाई आर टी। चलिए, ये पॉइंट आप समझ गए। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए, इस पॉइंट को डालकर अगर हम कैलकुलेशन करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स कितना होता है, तो उसको अगर भी कैलकुलेशन करेंगे, देखेंगे कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन के लिए जो रेट इसी से मेजर होगा ना, वो लोअर होगा। कुछ के लिए तो आसपास हो जाएगा, मगर बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन हो जाएंगे, जो 2 स्टेप 3 स्टेप में होते हैं, उनके लिए ये एग्री नहीं करेगा। क्यों एग्री नहीं करेगा? देखिए, एग्री नहीं करने का एक ही दो इसमें कजेस है, दो मेजर कजेस है, क्योंकि दो एजम्पशन हमने इसमें लिए थे। देखिए, पहला जो एजम्पशन हमने लिए हैं, द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स ट्रीटेड एज हार्ड स्फीयर। हमने कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स को हार्ड स्फीयर ट्रीटेड किए हैं, और हैविंग नो इंटरनल एनर्जी, हम मॉलिक्यूल्स का कोई एनर्जी को कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर मॉलिक्यूल का एक एनर्जी होता है, उसको इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। थर्मोडायनामिक्स में आप पढ़े होंगे। अभी नेक्स्ट हम क्या गलती किए हैं कि वी इग्नोर द इफेक्टिवनेस ऑफ कोलिजन ऑन रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स। मतलब इसमें मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन को हमने कैलकुलेशन नहीं किया। देखिए, ओरिएंटेशन क्या है आपको बता देता हूं। अगर कोई एक मैं यहां पर कर देता हूं, आपको देखने में आसानी होगी। देखिए, अगर ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, अगर वो इसी लाइन पे मतलब सेंटर पे आते हैं, तो जो कोलिजन्स होता है वो तो इफेक्टिव कोलिजन्स माना जाएगा, क्योंकि हेड ऑन कोलिजन होता है। अगर साइड वाइज कोलिजन होता है, अगर एक मॉलिक्यूल इधर से जाकर इधर से टकरा के चला जाता है, इधर से टकरा कर चला जाता है, ये भी कोलिजन्स में हम काउंट कर रहे थे।
ये भी कॉलिजन्स पे हम काउंट कर रहे थे। तो ये ओरिएंटेशन भी बहुत मैटर करता है। ओरिएंटेशन का मतलब आप समझ रहे हैं, तो परफेक्ट कोलिजन होना चाहिए। तो इसको अगर हम काउंट करेंगे तो तभी हमको करेक्ट डाटा मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में उसको काउंट किए हैं और एक फैक्टर उसमें इस रिएक्शन में एक फैक्टर ऐड कर दिए हैं, उसको बोलते हैं स्टेरिक फैक्टर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए ये लास्ट पॉइंट हमने देख लेते हैं कोलिजन थ्योरी का। देखिए लास्ट पॉइंट क्या कहता है। ये लास्ट पॉइंट आपको मैं बताया पिछले कि आपको एक स्टेरिक फैक्टर उसमें ऐड करना पड़ेगा। देखिए इस वाले इक्वेशन पे हमने इस जो रिएक्शन जो प्रीवियस रिएक्शन था उसको एक स्टेरिक फैक्टर ऐड कर दिए, तो हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन हमको मिला रेट कांस्टेंट का K2 इक्वल टू K2 फॉर बायोमोलिकुलर इक्वल टू P इंटू A। वो जो पूरा पार्ट हमारा बना था ना Na इंटू NB, ये इसको हम K ले लिए, तो E टू दी पावर EA डिवाइडेड बाय RT, और EA स्टैंड्स फॉर एक्टिवेशन एनर्जी, R स्टैंड्स फॉर गैस कांस्टेंट और T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर। देखिए ये जो P है इसको हम बोलते हैं कि स्टेरिक फैक्टर, इसको बोलते हैं स्टेरिक फैक्टर। और ये स्टेरिक फैक्टर क्या है? ये स्टेरिक फैक्टर क्या है? देखिए कोई भी रिएक्शन होने के लिए उनका मॉलिक्यूल्स का एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, अनलेस रिएक्शन नहीं हो सकता। मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूं। आप SN2 रिएक्शन में पढ़े होंगे, SN2 रिएक्शन में पढ़े होंगे कि एक अल्काइल हैलाइड है 1 डिग्री, मान लीजिए मिथाइल क्लोराइड है, उसमें अगर एक कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, वो तो OH माइनस मान लीजिए एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो अगर ये अटैक करेगा तो बैक साइड पे ही अटैक करेगा तो ये निकल पाएगा। ये जो लिविंग ग्रुप है ये क्लोरीन तब निकलेगा जब ये बैक साइड पे अटैक करेगा, अनलेस ये निकल नहीं सकता। ये फ्रंट साइड पे अटैक करेगा तो नहीं हो सकता। तो इस रिएक्शन को होने के लिए इसको बैक साइड पे आकर अटैक करना पड़ेगा, यही उसका है स्टेरिक फैक्टर। और ये है प्रॉपर ओरिएंटेशन, मतलब इसको इसका पीछे ही अटैक करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन। तो उसको अटैक करने ही इसका प्रोडक्ट ऐसे ही आपको निकलेगा। और इसका कन्फिगरेशन इन्वर्जन होगा, जब मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो मेरे बात समझ रहे हैं? तो इसको मैं लिख दिया हूं कि स्टेरिक फैक्टर क्या है। स्टेरिक फैक्टर इक्वल्स टू द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब जितने मॉलिक्यूल्स में उसमें कितना मॉलिक्यूल्स इन व्हिच द मॉलिक्यूल्स A B possess the relative orientation necessary for the reaction। मान लीजिए इसमें 10 OH माइनस है, इस रिएक्शन में 10 OH माइनस है, मगर ओनली 5 OH माइनस आकर यहाँ पे CH3 को अटैक किए बैक साइड पे। फ्रंट साइड पे अटैक करने से कुछ नहीं होगा, बैक साइड पे अटैक किए, और उसी 5 OH माइनस के ऊपर इसका जो प्रोडक्ट का वैल्यू, इसका रिएक्शन का रेट सब कुछ डिपेंड करेगा। इसीलिए हमने इस स्टेरिक फैक्टर को ऐड किया। मेरे बात क्लियर से समझ रहे हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसी के साथ हम कोलिजन थ्योरी खत्म करते हैं, और मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक करते रहिए मेरे वीडियोस को, और सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।